Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear friends. This is your coach instructor Asif Javed. I welcome you back to CA Latif's Academy. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबिलियन ग्रुप क्या होता है और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो अबिलियन होते हैं और कौन से नॉन अबिलियन होते हैं। डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस किए थे, खास तौर पे कुछ टिपिकल केसेस हमने किए थे, जैसे हमने सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में देखा था। इसी तरह से हमने डायहेड्रल ग्रुप्स देखे थे, हमने जनरल लीनियर ग्रुप्स देखे थे, स्पेशल लीनियर ग्रुप्स देखे थे। इसी तरह से हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अबिलियन ग्रुप्स देखा था कि वो अबिलियन होता है। सो वी डिस्कस्ड in fact most of the important aspects of abelian group. आज मैं आपको अबिलियन ग्रुप से भी रिफाइंड एक ग्रुप होता है मैथमेटिक्स में जिसको हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि साइक्लिक ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप क्यों कहते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ कि इसको साइक्लिक ग्रुप क्यों कहते हैं। देखिए, जो ये वर्ड साइक्लिक है, पहले इस पे हम गौर करते हैं। विल ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ इट, व्हाई दिस इज कॉल्ड साइक्लिक। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको साइक्लिक क्यों कहते हैं, फिर डेफिनेशन पे आते हैं। साइक्लिक ग्रुप, देखिए यहाँ पे साइकिल कंप्लीट होता है, यहाँ पे साइकिल चलता है, ठीक है। थिंग्स कीप ऑन रिपीटिंग, सो इन व्हाट सेंस दिस इज साइक्लिक ग्रुप। देखिए मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज मेरे पास एक ग्रुप है 1 -1, ये ग्रुप है ऑर्डर 2 का और दिस इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इस ग्रुप को गौर से देखें तो इसमें आपको क्या दिखेगा, दिस ग्रुप इज 1⁻1 और अगर आप गौर से देखें इसको -1 की पावर 1 -1 की पावर 2। अगर आप -1 की पावर 3 करेंगे फिर -1 की पावर, तो देखिए -1 की पावर 1 क्या होता है, -1 -1 की पावर 2 1, फिर से आगे आएगा -1, फिर से क्या आएगा 1। तो देखिए साइकिल रिपीट हो रहा है। पहले क्या था -1, फिर क्या आ गया 1, फिर से क्या आएगा -1। देखिए जब आप फर्दर पावर्स लेंगे, और यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे हैं, एक तो रेपिटेशन हो रही है जब आप फर्दर पावर्स लेंगे इसकी अंडर मल्टीप्लिकेटिव फॉर द ग्रुप विच इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये साइकिल रिपीट हो जाएगा आफ्टर सर्टन स्टेज। अगर आप फिर से पावर लेना स्टार्ट करेंगे यू विल गेट द सेम सॉर्ट ऑफ एलिमेंट। तो साइक्लिक ग्रुप इसको उस सेंस में कहते हैं। अब इसकी खासियत ये होती है साइक्लिक ग्रुप की कि इसको किसी भी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप हम तब कहते हैं जब हमारे पास उस ग्रुप के अंदर एक जनरेटर मिले। क्या मिले हमें, एक जनरेटर मिलना चाहिए जो उस पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट करे। अब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है उस ग्रुप का, इट शुड बी रिटन एज पावर ऑफ सम इंटीग्रल पावर ऑफ सम एलिमेंट, वेयर n क्या है आपका, n इज एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर। तो अगर आप एक ग्रुप को क्या लिख सको, इफ यू कैन राइट, अब यहाँ पे हम इंटीजर कह सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप लिख सको एक ग्रुप को एज इंटीग्रल पावर ऑफ सम एलिमेंट, और वो जो एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ ग्रुप। इसी तरह से ये तो हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन आप एक ग्रुप लोगे साइज दैट आप उस ग्रुप को क्या लिख सको, उसके एलिमेंट्स को x इज इक्वल टू एन ए, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो हम कहेंगे कि उस केस में आपका ये जो एलिमेंट a है दिस इज ए जनरेटर फॉर दैट ग्रुप, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे z को ही ले लीजिए। z ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप है विच इज जनरेटेड बाय, इसको 1 भी जनरेट करता है -1 भी, क्योंकि पूरे z को आप लिख सकते हो ना कैसे, 1 into n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, या इसी तरह से z को आप लिख सकते हो -1 into n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पूरे के पूरे z को आप लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ 1 और -1। अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होता है जिसको एक जनरेट करता है तो हम कहते हैं g, इस तरह से लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है g इज जनरेटेड बाय a, g जनरेटेड बाय a।
तो वेदर वी आर वर्किंग इनसाइड ग्रुप अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा पाया जाए जो पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट करे। जैसे एग्जांपल मैंने आपको अभी दी 1 और -1, तो इसमें हमें -1 मिला, सच दैट -1 जनरेट्स दिस होल ग्रुप। इसी तरह से आप ग्रुप ले लीजिए 1i -i और -1, तो यहाँ पे आपको i मिलेगा, i रेज टू पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 4, सो दिस जनरेट्स दिस होल ग्रुप। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या था, इस ग्रुप का ऑर्डर था 2, और इसमें हमें ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट मिला, सच दैट -1 की पावर 1 -1 और -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि उस जिस ऑर्डर का वो एलिमेंट है वहां पे वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो इस तरह से ये जनरेट कर देगा डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे आप देखिए ये 4 ऑर्डर का ग्रुप है, तो यहाँ पे हमें 4 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिला जिसकी वजह से ये ग्रुप साइक्लिक हो गया। कहने का मतलब ये है कि एक ग्रुप साइक्लिक कब होता है, किसी भी एन ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक तब होता है जब हमें उस ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट मिले ऑर्डर एन का। बात समझ रहे हो मेरी बात? जैसे 2 ऑर्डर का मैंने लिया था, इसमें मुझे 2 ऑर्डर का -1 मिला, 4 ऑर्डर का लिया था तो इसमें मुझे 4 ऑर्डर का आयोटा मिल गया। इसी तरह से किसी भी साइक्लिक ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप होने के लिए जरूरी है, फाइनाइट की केस में मैं बात कर रहा हूँ, कि हमें उस जो ग्रुप का ऑर्डर है उस ऑर्डर का हमें एलिमेंट उस ग्रुप के अंदर मिलना चाहिए, तो फिर वो ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ये जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं इन्हीं को हम नोट्स पे देखते हैं कि नोट्स में कैसे डेफिनेशंस दी गई है। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो देखना जरा, यही चीज मैंने आपको कही थी कि ग्रुप इज said to be cyclic if there exists an element A in G such that every element of G is generated by that element। और जो एलिमेंट A होता है इसको जनरेटर ऑफ G कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, दैट मींस दिस ग्रुप G is generated by this element A। क्लियर है? फाइन। यही मैंने आपको कहा था कि दिस G is generated by A, और इसको लिखेंगे कैसे, A की पावर n where n belongs to integer। तो जी अगर ग्रुप अंडर एडिशन है तो उसके इसमें हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि इफ इट इज जनरेटेड बाय ए देन दिस कैन बी रिटन एज एन ए वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे जेड स्टार है 1 और -1, दिस इज साइक्लिक क्योंकि -1 इसमें एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करता है सच दैट -1 से आप इसको पूरे को जनरेट कर सकते हो। इसी तरह से आप सेट ऑफ जो आपका इंटीजर्स है दिस इज साइक्लिक क्योंकि 1 आपको इसमें मिलता है एंड यू कैन जनरेट द होल इंटीजर ग्रुप विद द हेल्प ऑफ 1। इसी तरह से -1 से भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से z में जनरेटर क्या होंगे, -1 और 1। बट 2 जो है वो z का जनरेटर नहीं होगा क्योंकि जनरेटर होने के लिए जरूरी है कि वो हर एलिमेंट को जनरेट करे। तो सपोज अगर मुझे 1 को जनरेट करना है तो 2 से मैं 1 को कैसे जनरेट करता हूँ, n को क्या चूज करना पड़ेगा मुझे, 1/2, बट n को मुझे क्या चूज करना है हमेशा, बाय डेफिनेशन n हैज टू बी इंटीजर। तो कोई भी इंटीजर में ऐसा नहीं मल्टीप्लाई कर सकता 2 के साथ सो दैट आई कैन गेट दिस एलिमेंट 1। इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट मुझे मिल गया जिसको ये 2 जनरेट नहीं करता, जबकि जनरेटर होने के लिए जरूरी है कि वो पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट करना चाहिए। इसी तरह से -2 भी जनरेटर नहीं है, 3 भी नहीं है, सो ऑन। इस तरह से z में एग्जैक्टली 2 जनरेटर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। z में कितने जनरेटर है इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, एग्जैक्टली 2 जनरेटर है, एक 1 है और एक -1। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट नोट है कि जी साइक्लिक ग्रुप है और ए अगर जनरेटर है जी का तो ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ जी। अब ऐसा क्यों होता है, देखो मैंने आपको कहा था कि जो जनरेटर होता है वो पूरे ग्रुप को जनरेट करता है। दैट मीन्स वो जनरेट करता रहेगा पूरे ग्रुप को। जब आप उसकी पावर लेते जाओगे, सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूँ 1 और -1 की, अगर इसका कोई जनरेटर है इसका मतलब मैं उसकी पावर ले रहा हूँ ना, -1 की पावर 1 लूंगा तो एक एलिमेंट को जनरेट करेगा सपोज x1 को, फिर -1 की पावर 2 लूंगा तो दूसरे एलिमेंट को जनरेट करेगा। ऐसे ही करते करते जैसे मान लो ये 2 ऑर्डर का ग्रुप है तो इसका जो जनरेटर होगा जब आप 2 उसकी पावर लोगे तो वो आपको 2 पावर तक डिफरेंट एलिमेंट देगा। जब आप उसकी 3 पावर लोगे तो अब वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स मैक्सिमम आपको कितने पावर तक जाना था,
2 पावर तक, तो 2 पावर तक आपको डिस्टिंक्ट दे रहा है ये एलिमेंट। इसका मतलब 2 ऑर्डर ग्रुप का जो जनरेटर होगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह से अगर 4 ऑर्डर पे आपने गौर किया होगा, 1i -i और -1, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हमें एलिमेंट i मिल गया, और i की जब आप पावर लेते रहेंगे, i की पावर 1 i आएगा, ये जनरेट हो गया, i की पावर 2 -1 आ गया, ये जनरेट हो गया, i की पावर 3 लेंगे तो -i आ गया, वो जनरेट हो गया, और i की पावर 4 लेंगे तो i की पावर 4 लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 भी जनरेट हो गया। अब इसके बाद अगर आप 5 इसकी पावर लेने की कोशिश करेंगे तो फिर से वो रिपीट होगा, कौन सा, आयोटा। अब क्योंकि साइकिल रिपीट हो रहा है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, यही वजह है कि इसको हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, क्योंकि एक स्टेज के बाद साइकिल रिपीट होता रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑर्डर 4 का ग्रुप है, तो ऑब्वियसली उस जनरेटर को इतना रोटेट करना है, या आप कहोगे इतना उसको साइकिल कंप्लीट करना है कि पूरे के पूरे एलिमेंट जनरेट हो जाए। पर अगर मान लो हमारे पास 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मान लो अगर 3 ऑर्डर का है तो क्या हो जाएगा, रेज टू पावर 1 करेंगे, रेज टू पावर 2 करेंगे, रेज टू पावर 3 करेंगे, तो आइडेंटिटी आ गया, क्योंकि वो 3 ऑर्डर का है तो तीसरी पावर पे वो आइडेंटिटी दे देगा। तो उसके बाद जब हम फर्दर उसकी 4th पावर करेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा, दैट मीन्स एक एलिमेंट आपका छूट जाएगा। That means if you want to take care of each and every element of a cyclic group, then you must have an element of order, which is actually the order of that group, which is to become the future cyclic group. I suppose I am making sense of all this. चलिए आगे चलते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि अब, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान आप रखेंगे कि अगर एक साइक्लिक ग्रुप है और ए जनरेटर है जी का, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो जरूरी नहीं है कि वो उसमें जनरेटर होगा। अगर तो जनरेटर है तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं। एग्जांपल लीजिए, जैसे ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ जेड दोनों का इन्फिनिटी है, ऑर्डर ऑफ 2 भी इन्फिनिटी है, ऑर्डर ऑफ जेड भी इन्फिनिटी है, ठीक है। ये मैंने पीछे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में अच्छे से डिस्कस किया है, अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के अंदर वहां पे मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कि अब 0 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट जेड में होते हैं उन सब का ऑर्डर क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हमें एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल है, बट अगेन 2 इज नॉट जनरेटर फॉर जेड, सो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसी तरह से अब इसका कन्वर्स कैसे ट्रू होगा, अगर ये आपके पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा। इनफाइनाइट के केस में कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। अगर आपके पास एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उस केस में आपका ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी इक्वल है, इनफाइनाइट सेटिंग में ये ट्रू नहीं होगा, लेकिन फाइनाइट सेटिंग में ये ट्रू होगा। यानी अगर आपके पास एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और ए आपका जनरेटर ऑफ जी है, तो इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, ये इफ एंड ओनली इफ है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट मिलता है आपको एक फाइनाइट ग्रुप में, अगर एक फाइनाइट ग्रुप में आपको एक एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के एलिमेंट के बराबर है, यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है उसी ऑर्डर का अगर आपको एक एलिमेंट भी मिलता है तो वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, दिस इज कन्वर्स। तो इसी तरह से डायरेक्ट पार्ट क्या है इस प्रूफ का, डायरेक्ट पार्ट ये है कि अगर आपके पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें उसका जो जनरेटर होगा उस जनरेटर का ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल हो जाएगा। और अगर आपको एक एलिमेंट मिल रहा है फाइनाइट ग्रुप में ऐसा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको फाइनाइट ग्रुप में ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो उस केस में वो फाइनाइट ग्रुप क्या बन जाएगा, साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ना, ये जो मैंने आपको बताई, जैसे 1 और -1, दिस इज ए फाइनाइट ग्रुप, यू डोंट नो वेदर इट इज साइक्लिक और नॉट, बट आपको एक एलिमेंट इसके अंदर -1 मिल गया जिसका ऑर्डर कितना है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर, इसका मतलब ये ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक। इसी तरह से दूसरा फाइनाइट ग्रुप ले लीजिए, 1 -1 आयोटा minus iota, you don't know whether it is cyclic or not, but one thing is for sure that you have one element here whose order is 4। तो आपको फाइनाइट ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा आपका साइक्लिक ग्रुप। इनफैक्ट दिस इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। चलिए ठीक है, ग्रुप में नहीं जाएंगे हम, बस इसी तरह से जो Zn ग्रुप होता है आपका, ये आपको याद रखना है कि दिस इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है, चाहे n की कोई भी वैल्यू हो, ये आपको याद रखना है।
इसी तरह से अगर जी आपका साइक्लिक ग्रुप है तो हर साइक्लिक ग्रुप जो है एबिलियन होता है, लेकिन हर एबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है। आप बहुत सारे ग्रुप आपको ऐसे मिलेंगे जो एबिलियन है बट साइक्लिक नहीं है, लेकिन जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो सब के सब एबिलियन होते हैं। जैसे Z2 क्रॉस Z2, देखो ये भी एबिलियन है, ये भी एबिलियन है, तो इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी क्या होगा, एबिलियन होगा। बट ये ग्रुप एबिलियन है बट साइक्लिक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक ग्रुप साइक्लिक है तो वो हमेशा एबिलियन होगा ही होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमने अभी क्या क्राइटेरियन पढ़ा, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये ग्रुप जो है ये साइक्लिक नहीं है। मैंने आपको कहा कि अगर आपको एक फाइनाइट ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो उसी ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो उस केस में आप ये कहते हो कि वो ग्रुप साइक्लिक है। अब ये क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, इसका मतलब अगर आपको एक फाइनाइट ग्रुप में ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो वो ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा। जैसे Z2 क्रॉस Z2 में आपको किस ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, देखो ना 1 2, और यहाँ से पॉसिबल क्या है 1 2। अब इनके एलसीएम ले लीजिए, 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2, इसमें एक या दो ऑर्डर के एलिमेंट है। इसका मतलब ये फाइनाइट ग्रुप होने के बावजूद इसमें आपके पास 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4, बट इसमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा। ये आर्गुमेंट आपको करना आना चाहिए। तो हर ग्रुप जो साइक्लिक है वो एबिलियन होता है, लेकिन हर एबिलियन ग्रुप साइक्लिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल दी है क्लीन फोर्स ग्रुप की, कि इसमें आप क्लियरली देख सकते हो अगेन, जैसे ऑर्डर 4 का ग्रुप है लेकिन इसमें 2 ऑर्डर या 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है। इनफैक्ट इसमें मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो 2 है, तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं। तो क्लियर सी बात है, अगर एक ग्रुप अगर साइक्लिक है तो वो एबिलियन होता है, तो इसका मतलब दूसरा ये भी होगा कि अगर एक ग्रुप नॉन एबिलियन है तो वो नॉन साइक्लिक होगा। नॉन एबिलियन मीन्स नॉन साइक्लिक, दिस मीन्स नॉन साइक्लिक। सिंपल सी बात है। अगर साइक्लिक, इफ साइक्लिक मीन्स एबिलियन, दिस मीन्स नॉन एबिलियन मीन्स नॉन साइक्लिक। मैथमेटिक्स में एक चीज होती है जिसको आपको याद रखना है कि अगर P किसको इम्प्लाई करें, Q को, तो नेगेशन Q किसको इम्प्लाई करती है, नेगेशन P को। सपोज P स्टेटमेंट ये है कि इफ यू गो टू स्कूल यू विल पास, इफ यू गो टू स्कूल यू विल पास। इसी स्टेटमेंट को आप दूसरे तरीके से ऐसे लिखोगे, यू विल नॉट पास इफ यू विल नॉट गो टू स्कूल। दोनों का मीनिंग सेम है। दैट मीन्स माइनस Q, इफ यू विल नॉट, if you do not pass, this implies you have not gone to school. Sorry, if you go to school you will pass, ये हो गया ना। if you do not pass, this means you have not gone to school। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। that means P implies Q क्या इम्प्लाई करता है कि नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। जैसे आप 1 1 के केस में भी आप देखते हैं, बेसिकली वो होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव इम्प्लाइज डिफरेंट इमेजेस, ठीक है, ये कहते हैं ना हम। दैट मीन्स P implies Q, तो इसका मतलब नेगेशन Q implies नेगेशन P। अब इसको उल्टा जब करते हैं तो f of x1 नॉट इक्वल टू f of x2 बन जाता है f of x1 इक्वल टू f of x2, और नेगेशन P बन जाता है x1 नॉट इक्वल टू x2 बन जाता है implies x1 इज इक्वल टू x2। तो इस तरह से 1 1 के फंक्शन भी इसी लॉजिक से हम डिराइव करते हैं। तो इसका मतलब जो नॉन एबिलियन ग्रुप होता है वो नॉन साइक्लिक भी होता है, क्योंकि अगर ये साइक्लिक होता तो एबिलियन होता। दैट मीन्स अगर ये नॉन एबिलियन है तो साइक्लिक भी नहीं रहा होगा। ऐसे भी आप इसको देख सकते हो। चलिए एसएन की बात करते हैं। क्या एसएन साइक्लिक होता है? फिर से यहाँ पे एन की बात होगी। अगर एन 1 है, अगर आपका एन क्या है, इफ एसएन के केस में अगर एन आपका 1 हो जाएगा तो इसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इसकी आइडेंटिटी परमुटेशन, और आइडेंटिटी परमुटेशन अपने आप को खुद ही जनरेट कर लेगी, खुद ही जनरेटर बन जाएगा। तो दैट मीन्स ये तो साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। S2 की बात करते हैं। S2 की अगर हम बात करें तो S2 भी साइक्लिक हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो जनरेटर होगा वो 1 2 होगा। 1 2 इसको जनरेट कर देगा। कैसे जनरेट करेगा, देखो ये आपका 1 2 है, मतलब 1 2 2 1, ये आपका जनरेटर है। कैसे जनरेटर है, पहले इसको आप किसके साथ, इसकी पावर 1 ले लो, 1 2 2 1 की पावर 1, ये खुद ही आ जाएगा, अपने आप को जनरेट कर लेगा। अब इसकी पावर 2 ले लो, 1 2 2 1 की पावर 2, इसके इक्वल होगा 2 बार, मतलब करना है इसको 1 2 2 1 1 2 2 1।
हमेशा यहाँ से यहाँ कंपोज करते हैं, 1 goes to 2, 2 goes to 1 मतलब 1 goes to 1, 2 goes to 1, 1 goes to 2 मतलब 2 goes to 2। तो फिक्स हो रहे एलिमेंट, दैट मीन दिस इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी परमुटेशन। तो सेकंड पावर आपको आइडेंटिटी दे रहा है और फर्स्ट पावर वही एलिमेंट दे रहा है, दैट मीन्स जनरेटर कौन सा आ गया, मिल गया ना जनरेटर 1 2। तो इसका मतलब S2 भी क्या होता है, साइक्लिक होता है, क्योंकि इसमें हमें ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट मिल गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक होगा। n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जब आप देखोगे ना, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो पीछे मैंने आपको कहा था कि वो S3 S4 एंड सो ऑन ये नॉन एबिलियन होते हैं, क्या होते हैं, नॉन एबिलियन। और अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि जो नॉन एबिलियन होते हैं वो नॉन साइक्लिक होंगे। तो इस तरह से जो Sn n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होंगे वो सब के सब क्या होंगे, नॉन साइक्लिक होंगे, दे आर ऑल नॉन साइक्लिक ग्रुप। आपसे सवाल पूछा जाए कि S5 क्या है, तो आप सीधा कहोगे दिस इज नॉन साइक्लिक, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए सब के सब क्या होते हैं, नॉन साइक्लिक। इन जनरल आपको पूछा जाए कि Sn साइक्लिक होता है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ही देंगे, नीड नॉट, आप कहेंगे नीड नॉट, क्योंकि अगर n 1 और 2 है तब तो होगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तब नहीं होगा। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर बीइंग आस्क्ड। ऐसे ही नहीं जल्दबाजी में आंसर करना है, चाहे कहीं इंटरव्यू आप फेस कर रहे हो या कहीं पे आप ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। तो ये बात हो गई Sn की। Dn की बात करते हैं, तो Dn में आप फिर से देखेंगे कि अगर n इक्वल टू 1 होगा तो फिर से यहाँ पे आपको F0 मिल जाएगा 2 ऑर्डर का। तो फाइनाइट ऑर्डर में जब भी ग्रुप में हमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल हो जाता है तो वो साइक्लिक हो जाता है। इसी तरह से D2 में आप देखेंगे, इसमें आपको ये इसका ऑर्डर 4 है, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो 4 ऑर्डर का नहीं मिलेगा आपको, दैट मीन्स उस क्राइटेरिया के हिसाब से दिस इज नॉट साइक्लिक। फिर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए वही क्राइटेरियन आप लगाएंगे कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में क्योंकि आपके सबके सब नॉन एबिलियन होते हैं, तो इसलिए नॉन एबिलियन ग्रुप क्या होता है, नॉन साइक्लिक। तो इसलिए Dn n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज नॉन साइक्लिक। अब यहाँ पे आपने सीखा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। Sn में हमने कहा कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और Dn में है आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जबकि एबिलियन के केस में हमने देखा था दोनों एग्री कर रहे थे, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे क्या हो रहे थे दोनों, ये नॉन एबिलियन, और ग्रेट लेस देन इक्वल टू 2 पे दोनों क्या हो रहे थे, एबिलियन। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Sn तो n लेस देन इक्वल टू 2 पे एबिलियन है, लेकिन Dn जो है वो सिर्फ 1 पे आपका एबिलियन है, 1 को छोड़ के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे वो क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये सिर्फ लेस देन इक्वल टू 2 पे ये आपका साइक्लिक है, लेकिन Dn जो है ये सिर्फ 1 पे साइक्लिक होगा। बाकी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे Sn जो है क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक, और Dn n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे, बल्कि 2 से ही स्टार्ट हो जाएगा इसका नॉन एबिलियन का सफर। हर चीज को गौर से सुन रहे हो ना बच्चों, इसको अच्छे से सुनना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा या जो क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे Z2 क्रॉस Z4 को देखिए, क्या ये साइक्लिक है। देखो बच्चे एबिलियन तो है ये, क्यों, क्योंकि ये एबिलियन ग्रुप है, ये एबिलियन ग्रुप है, या वैसे भी कह सकते हो कि ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, तो हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है। सो दैट मीन्स ये भी एबिलियन है, ये भी एबिलियन है, तो दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा, ठीक है। अब साइक्लिक के लिए हमें क्या देखना पड़ता है बच्चों, साइक्लिक के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि क्या उसके अंदर कोई एलिमेंट है ऑर्डर 8 का। तो 2 और 4 के केस में हम देखेंगे इसके अंदर क्या ऑर्डर 8 का कोई एलिमेंट है, तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है, कैसे देखते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, अगर आपको याद हो इसके एलिमेंट के ऑर्डर लिखिए 1 2 और 4 के क्या आ जाएंगे 1 2 4। ले लीजिए एलसीएम, पॉसिबल एलसीएम, 1 1 1 2 1 4, 4 ही आएगा मैक्सिमम, 2 1 2 2 2 4, 4 ही आएगा मैक्सिमम। मतलब 8 ऑर्डर का एलिमेंट हमें मिल ही नहीं रहा है, जबकि ये खुद फाइनाइट ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 8, तो इसलिए ये साइक्लिक नहीं होगा। क्लियर है बात, वेरी गुड। चलिए नीचे वाले को देखते हैं, इसके साइक्लिक के बारे में क्या कहते हैं। देखो बच्चे क्लियर सी बात है, एबिलियन होने के लिए दोनों का एबिलियन होना जरूरी था। मैंने कहा था G1 G2 अगर एबिलियन ग्रुप है तो G1 क्रॉस G2 भी एबिलियन होगा, या G1 क्रॉस G2 एबिलियन है तो आपके G1 G2 दोनों एबिलियन होंगे। यहाँ पे D3 क्या है, वी नो दैट D3 इज नॉन एबिलियन एंड दिस इज एबिलियन। इसका मतलब ये खुद जो है पूरा का पूरा ग्रुप नॉन एबिलियन है, और हर नॉन एबिलियन नॉन साइक्लिक होता है। Z2 क्रॉस D2 क्या ये साइक्लिक है, देखो बच्चे ये एबिलियन तो है, लेकिन साइक्लिक होने के लिए जरूरी है कि इसके ऑर्डर चेक किए जाएं। लेकिन फिर से इसमें 4 ऑर्डर का 4 नहीं, 2 2 4,
4 2 8, 8 ऑर्डर का इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। Z3 क्रॉस D1 क्या ये साइक्लिक है? देखना पड़ेगा। इसमें 1 और 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं और इसमें 1 और 2 ऑर्डर के एलिमेंट हैं। तो कुल मिला के इसमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट हमें मिल जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक हो जाएगा। बात करते हैं यूएन की। क्या यूएन साइक्लिक होता है? इन जनरल नहीं होता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी एग्जांपल्स आपको ऐसी मिलेंगी यूएन की जिसमें ये जो क्रॉस आप डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, कुछ डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक होंगे, कुछ डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक नहीं होंगे। जो डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक होंगे उसके कारस्पॉन्डिंग आपका यूएन भी साइक्लिक होगा, अदरवाइज साइक्लिक नहीं होगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। बात करते हैं GLNR की। तो GLNR में सबसे पहले हम बात करते हैं n = 1 की। n = 1 की बात करें तो GL1R जो है ये R स्टार है आपका, और R स्टार क्या होता है? R स्टार इज नॉट साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि इसमें हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट, मुझे बताइए ना, नॉन जीरो रियल नंबर में कौन सा आपको ऐसे एलिमेंट मिलेगा जो सब के सब को जनरेट करे? नहीं कर सकता उसको जनरेट, क्योंकि हमें इंटीजर्स के अंडर जनरेट करना होता है। तो अगर आप इंटीजर्स को जनरेट करेंगे तो फ्रैक्शंस छूट जाएंगे, फ्रैक्शन को करेंगे तो इंटीजर छूट जाएंगे। सो ऑल इन ऑल दिस इज नॉट साइक्लिक। n > 2 की बात करेंगे तो वो तो नॉन एबिलियन हो जाता है, और नॉन एबिलियन वैसे ही पता है आपको नॉन साइक्लिक है, तो GLNR n > 2 के लिए नॉन साइक्लिक होंगे। बात करते हैं Fn। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर फील्ड हो तो n = 1 के लिए वो ZQ स्टार के इक्वल हो जाएगा, और ZQ स्टार जो है दिस इज बेसिकली U of Q, एंड U of Q इज आइसोमॉर्फिक टू, मतलब दिस बिहेव्स लाइक ZQ-1। अब ZQ-1 साइक्लिक होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक। n > 2 के लिए इसका फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी, चाहे फील्ड कुछ भी हो, बट ये नॉन एबिलियन है तो इस तरह से ये नॉन साइक्लिक हो जाएगा। तो GLNF के बारे में जब आपसे पूछा जाए कि क्या ये साइक्लिक है या नहीं, तो आप नहीं कह सकते कुछ भी, आपको देखना पड़ेगा। अगर n1 है तो उस केस में दो केसेस होंगे। अगर तो फील्ड फाइनाइट इनफाइनाइट होगी तब ये साइक्लिक नहीं होगा, और अगर फील्ड फाइनाइट है आपकी तब ये साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। और n अगर > 2 है तब मैटर नहीं करता है आपकी फील्ड फाइनाइट है या इनफाइनाइट, वो साइक्लिक नहीं होगा। SLNF के केस में भी ऐसे ही देखिए, n = 1 लेंगे तो SL1F जो है ये 1 हो जाएगा, और 1 जो है अपना जनरेटर खुद ही है, तो इस तरह से साइक्लिक हो जाएगा। n > 2 करेंगे तो ऑब्वियसली फिर से वही हो जाएगा, SLNF नॉन एबिलियन है तो नॉन साइक्लिक हो जाएगा। बात समझ आई? अब आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि कोई भी ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का है वो साइक्लिक होता है। क्यों होता है कोई भी ग्रुप प्राइम ऑर्डर का साइक्लिक? क्योंकि अगर आप कोई भी ग्रुप लेंगे प्राइम ऑर्डर का तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे एलिमेंट्स के, 1 RP। therefore नंबर ऑफ एनी हाउ, आप सिंपली याद रखिए इसको, ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। सिंपली जो भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, चाहे वो 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो, 5 ऑर्डर का हो। जैसे ऑर्डर ऑफ G11 है तो 11 प्राइम है तो साइक्लिक हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G29 है तो ये साइक्लिक हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हमने एबिलियन के केस में देखा था कि अगर G1 और G2 एबिलियन है तो उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी एबिलियन होता है, लेकिन साइक्लिक के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं Z4 क्रॉस Z8 की, तो ये एबिलियन ग्रुप है लेकिन साइक्लिक नहीं है। इसी तरह से आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, कुछ साइक्लिक हो भी सकते हैं, जैसे Z2 क्रॉस Z5 जो है ये साइक्लिक है क्योंकि ये 10 ऑर्डर का है और उस पर 10 ऑर्डर के एलिमेंट भी हमें मिल रहा है। इन जनरल अब हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? इन जनरल हमारे पास रिजल्ट ये है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ZM क्रॉस ZN जो है साइक्लिक तभी होता है जब M और N का GCD 1 हो, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे 5 और 2 का GCD 1 था, इसलिए इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक हो गया, और जब नहीं होगा तब साइक्लिक नहीं होगा। जैसे 4 और 8 का GCD क्या था, 4 था, तो इसलिए ये 1 नहीं था, तो ये साइक्लिक नहीं होगा, इफ एंड ओनली इफ। क्लियर? A4 क्रॉस D2 क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक होने के लिए दोनों का साइक्लिक होना जरूरी है, बट ये इसमें ये तो साइक्लिक है, बट कौन सा साइक्लिक है? D2 भी साइक्लिक नहीं है और K4 भी साइक्लिक नहीं है। तो अगर ये साइक्लिक नहीं है तो इनका प्रोडक्ट भी साइक्लिक नहीं होगा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो। इसी तरह से जो रैशनल नंबर अंडर एडिशन, रियल नंबर अंडर एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, दे आर नॉट साइक्लिक। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये इसलिए साइक्लिक नहीं है क्योंकि इसमें हमें इनके कोई भी जनरेटर नहीं मिलेंगे।
ठीक है। इसी तरह से आप बाकी का भी देख सकते हो। ये अंडर मल्टीप्लीकेशन भी साइक्लिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें जनरेटर नहीं मिलेगा जो पूरे के पूरे ग्रुप को क्या करे, जनरेट करे। ठीक है, क्लियर है? फाइन। इसी तरह से अगर ए जो है वो ए जो है जनरेटर होता है जेड एन का, यहाँ पे एन लिखा है, सॉरी। ए जो है जनरेटर होता है किसका, ये एन का नहीं है। अगर ए जनरेटर है एन का, दिस इज इफ एंड ओनली जेड एन का जनरेटर कब होगा, जब उसका जीसीडी किसके साथ, एन के साथ 1 होगा। जैसे जेड 12 के जनरेटर हमें देखने हैं, तो हमने देखना होगा 12 के साथ किन का जीसीडी 1 है। जैसे 1 है, 5 है, 7 है, 11 है, इन सब का जीसीडी 12 के साथ क्या है, 1 है। तो ये सब के सब इसके क्या हो जाएंगे, जनरेटर। इसका मतलब जेड एन में जब हमें जनरेटर ढूंढने होते हैं, तो हम सिंपली वो वाले एलिमेंट जेड एन के देखते हैं जिनका जीसीडी एन के साथ क्या हो, 1। ये हो गई एक बात। दूसरा ये है कि अगर कोई जनरेटर ए है तो इनवर्स ऑफ ए भी क्या होता है, जनरेटर होता है। ठीक है, इसी तरह से ये कुछ एप्लीकेशन है इसकी। हाँ, इसी तरह से आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, जेड एन की तरह। सिंपली आपको ये फंडा याद रखना है कि जब भी आपको किसी ऐसे ग्रुप के साथ पाला पड़े जो कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, तो आपको जितनी प्रॉपर्टी जेड एन की पता है वो सब की सब उस पर लगा दो। जैसे जेड एन बिहेव करता है वैसे ही जी भी बिहेव करेगा। क्लियर सी बात है ना? इसी तरह से अगर आपको एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप मिल जाए, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो जेड की तरह बिहेव करेगा। जैसे जेड का बिहेवियर होगा, जैसे जेड के ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जैसे जेड एन के ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जैसे जेड एन के सब ग्रुप्स होंगे जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो जैसे उसका बिहेवियर होगा जेड एन का, वैसे ही उस फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का बिहेवियर होगा। जैसे कि जेड का बिहेवियर होगा, वैसे ही किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का बिहेवियर होगा। जैसे आप देखिए Z4 क्रॉस Z3, दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप, दिस इज साइक्लिक ग्रुप, और किस ऑर्डर का है, 12 ऑर्डर का। तो अभी अब हमने कहा कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, वो इट बिहेव्स लाइक zn। नाउ दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, so it will behave like z12. Similarly, z2 cross z3, this is a cyclic group of order 6, so it must behave like z6। इन जनरल आपको याद रखना है कि Zm क्रॉस Zn इज साइक्लिक ग्रुप। अगर Zm क्रॉस Zn साइक्लिक ग्रुप होगा, तो Zm क्रॉस Zn को हम लिख सकते हैं Zm इंटू एन। ये माइनस नहीं है, दिस इज Zm इंटू एन। लेकिन उसके लिए उसका साइक्लिक ग्रुप होना जरूरी है, और साइक्लिक ग्रुप होने के लिए एक चीज जरूरी है जो पीछे मैंने आपको बताई थी, वो क्या था कि Zm क्रॉस Zn कब साइक्लिक ग्रुप होगा, जब m और n का जीसीडी 1 होगा। और जब इसका जीसीडी 1 हो जाएगा, तो उस केस में ये सिंपली Zm इंटू एन की तरह बिहेव करेगा। एग्जांपल जैसे Z101 इंटू Z31, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला ग्रुप ले लीजिए, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, या जैसे 100 ले लीजिए, तो 100 और 31 का जीसीडी क्या है, 1, दैट मीन्स दिस डायरेक्ट प्रोडक्ट इज साइक्लिक। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, Z3100, किसके इक्वल हो गया, m इंटू एन। तो इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। फाइन। अब अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो कितने जनरेटर होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है वो जेड की तरह बिहेव करता है, और जेड में क्योंकि एग्जैक्टली 2 जनरेटर होते हैं, तो किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में भी एग्जैक्टली 2 जनरेटर होंगे। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है साइक्लिक ग्रुप के साथ। कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई एम सेइंग दिस इज गोइंग टू बी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। तो कल का लेक्चर आप जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रुप किसकी तरह बिहेव करता है। सो बहुत ज़्यादा एनालिसिस हम उस लेक्चर से करेंगे, और आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार देखिए जब तक न समझ आए, और अगर कहीं पर डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई डाउट है इन डिटेल, वो मेरे साथ बात करना चाहता है, तो आप ऐसा कीजिए, मेरी ईमेल एड्रेस आप नोट कर लीजिए, asipsweb@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे यू कैन रीच मी थ्रू दिस मेल। मेल में आप भेज दीजिए अपनी जो भी क्वेरीज है, आई विल ट्राई टू आंसर यू, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। सो दिस इज ऑल आई हैव फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।